मैं इस दुनिया में आया था। मेरे माता पिता की हत्या हो गई थी, इसलिए बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। मैं जिस देश में रहता हूँ उसका नाम ड्रैगन नेशन है। ये पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन यहाँ राजा का शासन चलता है। यहाँ समाज 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, किंग, नोबल्स और हम जैसे कॉमनर्स। जब कोई 18 साल का होता है तो उसके माना के लेवल के हिसाब से उसके अंदर एक गॉड कार्ड जाग जाता है, जिससे उसे एक खास पावर मिलती है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। फिर भी एक दिन सबने मुझे गलती से बहुत पावरफुल इंसान समझ लिया। असल कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैं शहर के चौक में मैजिक शो करके पैसे कमा रहा था। मैंने भीड़ में से एक महिला को बुलाया, मैम अपना फोन मुझे दीजिए। मैंने उसका फोन लिया और अपना मैजिक ट्रिक शुरू किया। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह फोन मेरे हाथों में एक कॉइन बन गया हो। महिला हैरान रह गई, ओ माय गॉड, मेरा फोन सच में कॉइन बन गया। मैं मुस्कुराकर बोला, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। भीड़ भी हैरान रह गई, वाह इसके हाथ कितने फास्ट हैं। हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी अचानक ठंडी हवा चली और मुझे जोर की छींक आ गई। मेरे हाथ से कॉइन फिसलकर पास के फाउंटेन में गिर गया। माहौल अचानक अजीब हो गया। महिला घबरा गई, मेरा फोन कहाँ है? मैंने सिर खुजाते हुए कहा, वो कॉइन बन गया था और अब पानी में गिर गया। महिला गुस्से से बोली, क्या तुम पागल हो? मेरा फोन वापस दो। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, अगर फोन नहीं मिला तो आज की पूरी कमाई आपको दे दूंगा। भीड़ में लोग बातें करने लगे, देखो इसने लड़की का फोन पानी में फेंक दिया, अब पैसे देकर बचना चाहता है। मैं हल्का मुस्कुराया, रिलैक्स मैम, मेरा मैजिक फेल नहीं हुआ है, आप बस मेरी ट्रिक में फंस गई हैं। महिला हैरान होकर बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, अपना बैग खोलकर देखिए। उसने बैग खोला और उसका असली फोन वहीं रखा हुआ था। वह पूरी तरह शॉक हो गई। पास खड़े एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या ये सच में मैजिशियन है? भीड़ जोर जोर से मेरी तारीफ करने लगी, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। फिर मैंने उंगलियां चटकाई। मेरे हाथ में अचानक आग की एक छोटी सी फ्लेम दिखाई दी और अगले ही पल वही फ्लेम एक रेड रोज में बदल गई। मैं मुस्कुराकर बोला, अब बारी है आज के ग्रैंड फिनाले की। मैंने कार्ड्स की गड्डी निकाली, उसे अच्छे से शफल किया और उसी महिला के सामने जाकर कहा, कोई भी एक कार्ड चुनिए। उसने एक कार्ड निकाला, वह था 7 ऑफ क्लब्स। मैंने कहा, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, फिर वापस रख दीजिए। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, इस गड्डी में कुल 54 कार्ड्स हैं। अब मैं बिना देखे एक कार्ड निकालूंगा, बताइए आपके चुने हुए कार्ड के निकलने की चांस कितनी है? भीड़ बोली, 54 में से सिर्फ एक। मैं मुस्कुराया, रॉन्ग, मेरे लिए ये चांस 100% है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक कार्ड निकाला, लेकिन वह जोकर निकला। बच्चा तुरंत बोला, अरे ये तो जोकर है। पूरी भीड़ हंसने लगी। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी तो तुम खुद जोकर लग रहे हो। महिला भी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम पहले से ही अच्छा कर रहे हो। मैंने सिर हिलाया, मैंने कहा था ना मेरा मैजिक कभी फेल नहीं होता। आप सब बस मेरी बनाई हुई ट्रिक में फंस चुके हैं। इतना कहकर मैंने फिर से उंगलियां छटकाई। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। भीड़ घबरा गई, क्या हुआ? ब्लैकआउट हो गया। तभी किसी ने दूर एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, उधर देखो। उस बिल्डिंग की लाइट से वही 7 ऑफ क्लब्स वाला कार्ड बना हुआ था जो महिला ने चुना था। महिला की आंखें खुली रह गईं। यही तो मेरा कार्ड है। अब पूरी भीड़ मेरी फैन हो चुकी थी। ये तो रियल मैजिक है, कमाल कर दिया। मैंने अपनी हैट उतार कर हल्का सा झुककर सबका अभिवादन किया। इस तरह मेरा शो शानदार तरीके से खत्म हुआ। शो के बाद मैं खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ घर लौट रहा था, लेकिन तभी एक मोटा आदमी मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने अपना बैज दिखाते हुए कहा, हम ड्रैगन नेशन पावर रेगुलेशन ब्यूरो से हैं। उसके साथ खड़े लंबे ऑफिसर ने कहा, जून कैंग, तुमने बिना परमिशन अपनी पावर इस्तेमाल करके पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं घबरा गया, सर आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मोटे ऑफिसर ने मेज पर हाथ मारते हुए पूछा, नाम? जून कैंग। दूसरे ऑफिसर ने शांत आवाज में कहा, यंग मैन, तुमने कानून तोड़ा है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो उन्हें कैसा लगता? मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। वह कुछ पल चुप रहा। सॉरी, अब सच सच बताओ, तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल क्यों किया? मैं हंस पड़ा, पावर? मेरे पास कोई पावर नहीं है। मोटा ऑफिसर चिढ़ गया, हमारे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कई लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा है। तुमने लोगों के सामने फोन गायब किया, कॉइन बना दिया और पूरे शहर की बिजली 5 सेकंड के लिए गायब कर दी। ये साफ पावर का इस्तेमाल है। मैंने गहरी सांस ली। ऑफिसर, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, लेकिन सच ये है कि वो सब मैजिक ट्रिक्स थी। दोनों ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे। फेक? मैंने समझाना शुरू किया। कॉइन पहले से मेरी हथेली में छिपा हुआ था। जो फोन मैंने पानी में फेंका वो फेक था। असली फोन तो पहले ही महिला के बैग में वापस रख दिया था। और ब्लैकआउट, वो सामने वाली बिल्डिंग का लाइट शो था। मैंने पहले से इलेक्ट्रिशियन को पैसे देकर सब सेट कराया था। उसमें मेरी अच्छी खासी कमाई खर्च हो गई थी। मेरी बात सुनकर दुबला ऑफिसर हंसी नहीं रोक पाया। मैं हैरान होकर बोला, इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? वह बोला, कुछ नहीं, बस एक अच्छी खबर याद आ गई। दोनों ऑफिसर हंसी दबाने लगे। मैंने झुंझलाकर कहा, आखिर हंस क्यों रहे हो? वह बोला, मेरी वाइफ ने अभी बेबी को जन्म दिया है। मैं गुस्से में बोला, क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कुछ देर बाद दुबला ऑफिसर सीरियस हो गया। मिस्टर कैंग, सीधी बात करते हैं। चाहे तुमने जो भी तरीका इस्तेमाल किया हो, तुमने नोबल कोड का पहला रूल तोड़ा है। कॉमनर्स के सामने ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर दिखाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैं तो खुद एक कॉमनर हूँ,
बकवास मत करो, ऑफिसर ने मुझे घूरते हुए कहा। इतना शानदार ऑरा देकर साफ पता चलता है कि तुम ड्रैगन नेशन की किसी नोबल एकेडमी से आए हो। मैंने बेबस होकर कहा, सर मेरे पास तो नोबल स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं है। ठीक है बताइए फाइन कितना देना होगा। दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोले, डेथ पेनल्टी। मैं शॉक हो गया, क्या सिर्फ एक मैजिक शो के लिए डेथ पेनल्टी? मोटे ऑफिसर ने ठंडे स्वर में कहा, यही लॉ है। मैं तुरंत खड़ा हो गया, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं। ऑफिसर हंस पड़ा, तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे? मैंने हल्के से अपनी उंगली हिलाई। अचानक हैंडकफ्स उड़कर उसी मोटे ऑफिसर के हाथों में पहुंच गई। मैंने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, अरे लगता है मेरा हाथ फिसल गया। ये हैंडकफ्स आपके हाथों में कैसे पहुंच गई? मोटा ऑफिसर गुस्से से चिल्लाया, डायमंड शेप ऑल फॉर्म्स। अगले ही पल हैंडकफ्स दो टुकड़ों में कट गई। मैं हैरान रह गया, ये क्या था? सिर्फ एक स्पेल बोला और हैंडकफ्स टूट गई। ऑफिसर मुस्कुराया, इसे पावर कहते हैं, मेरे डायमंड 2 गॉड कार्ड की स्पेशल पावर, कटिंग। ये मुझे मेरे 18वें बर्थडे पर भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला था। क्या तुम्हारे पास भी ऐसा गॉड कार्ड नहीं है? मैंने सिर हिलाया, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह हैरान रह गया, क्या तुम्हें 18 साल की उम्र में गॉड कार्ड नहीं मिला? उसी समय अचानक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने अपनी हथेली की तरफ देखा, धीरे धीरे एक कार्ड उसमें दिखाई देने लगा, लेकिन वह जोकर था। ये क्या मजाक है, मुझे जोकर कार्ड मिला है? तभी मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, गॉड कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने दुनिया का इकलौता और यूनिक गॉड कार्ड हासिल किया है। जोकर, इसकी पावर है बाकी सभी गॉड कार्ड्स की पावर्स को कॉपी करना और अपने पास रखना। मैं शॉक हो गया, ये तो चीट कोड जैसा है। आवाज फिर बोली, करंट सिचुएशन के हिसाब से पावर सेलेक्ट की जा रही है। ड्रॉ कंप्लीट, करंट फॉर्म किंग ऑफ क्लब्स, स्पेशल पावर, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी बदलना। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म जोकर में लौट जाएगा। मैंने कार्ड उठाकर ऑफिसर्स को दिखाया, क्या आप लोग इसी गॉड कार्ड की बात कर रहे थे? दोनों ऑफिसर्स उसे देखते ही शॉक रह गए। किंग ऑफ क्लब्स। अगले ही पल दोनों झुक गए। सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी कुछ देर पहले जो ऑफिसर्स मुझे डेथ पेनल्टी दे रहे थे, अब वही लोग मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ बाहर तक छोड़ने आए। जाते जाते बोले, यंग सर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फिर कभी आइएगा। फिर तुरंत खुद ही बोले, नहीं प्लीज मत आइएगा। मैं मुस्कुराया, हाथ हिलाया और वहां से चला गया। मेरे जाते ही मोटा ऑफिसर धीरे से बोला, जानते हो जिसके पास क्लब सूट का गॉड कार्ड होता है वह टैलेंटेड लोगों में भी सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। मुझे डर है कि कहीं स्कल सोसाइटी उसे अपने साथ न मिला ले। वह अभी बहुत छोटा है, उम्मीद है कि वह एक दिन हमसे बदला लेने वापस नहीं आएगा। दुबले ऑफिसर ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो। अपने किराए के छोटे से रूम में लौटकर मैं गहरी सोच में डूब गया। ऑफिसर्स ने बताया था कि दुनिया में कुल 52 गॉड कार्ड्स हैं, 4 सूट्स और हर सूट में 13 रैंक। इन कार्ड्स के मालिकों को पावर विल्डर्स कहा जाता है। उनमें भी क्लब सूट सबसे ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्ट वाला माना जाता है। लेकिन मेरा किंग ऑफ क्लब्स असली नहीं था, उसका असली रूप तो जोकर था, जिसका कोई सूट नहीं, कोई रैंक नहीं, और वह उन 52 गॉड कार्ड्स में भी शामिल नहीं था। मैं जितना उसके बारे में सोचता उतना ही लगता कि इस कार्ड में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। मैंने कार्ड जेब में रखा, तभी मेरी उंगलियों को एक मुड़ा हुआ पेपर महसूस हुआ। मैंने उसे खोला, उस पर लिखा था, अगर तुम अपने पेरेंट्स की मौत का सच जानना चाहते हो तो गॉड कार्ड एकेडमी आ जाओ। मैंने उस पेपर को सूंघा, उस पर वही परफ्यूम की खुशबू थी जो आज शो देखने आई उस महिला से आ रही थी। मैं चौंक गया, उसने ये लेटर मेरी पॉकेट में कब रख दिया? आज का दिन सचमुच पागलपन से भरा था। सुबह तक मैं सिर्फ एक अनाथ लड़का था जो सड़क पर मैजिक शो करके और लाइव स्ट्रीम से मिले पैसों पर गुजारा करता था, और अब मुझे गॉड कार्ड मिल चुका था। तभी अचानक कार्ड के अंदर से एक आवाज आई, क्या सोच रहे हो? मैं बिस्तर से उछल पड़ा, क्या गॉड कार्ड बोल भी सकता है? आवाज हंसी, करेक्शन, मैं कार्ड नहीं हूँ, मैं वह गॉड हूँ जिसने तुम्हें ये पावर दी है। तुम मुझे जोकर स्पिरिट कह सकते हो। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, ये साइंस का जमाना है, हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए। जोकर स्पिरिट हंस पड़ा, तुम तो दूसरी दुनिया से आए हो और मुझे साइंस सिखा रहे हो? मैंने पूछा, ठीक है तो बताओ ये कार्ड काम कैसे करता है? जोकर स्पिरिट बोला, जोकर दुनिया का सबसे पावरफुल गॉड कार्ड है, ये किसी भी कार्ड का फॉर्म ले सकता है। अभी ये किंग ऑफ क्लब्स बना था, इसलिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी कंट्रोल करने की पावर मिली, यानी किसी भी घटना के होने की चांस बदल सकते हो। मैं एक्साइटेड होकर बोला, तो अगर मैं इस पावर का इस्तेमाल लॉटरी पर करूं तो मैं कभी नहीं हारूंगा। जोकर स्पिरिट ने मुझे तिरछी नजर से देखा, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, इतनी बड़ी पावर और तुम उसे लॉटरी जीतने में लगाना चाहते हो। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया, सच में तुम एक रियल जोकर जैसे हो। मैंने नाराज होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? जोकर स्पिरिट बोला, अब मैं चलता हूँ, दिमाग लगाना और सही समय पर इस कार्ड का इस्तेमाल करना, यही तुम्हारी जान बचाएगा। उसके बाद मैं बेड पर लेटकर देर तक सोचता रहा। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी बदल देना, ये पावर सच में अमेजिंग थी, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए मैंने तय किया, जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं अपनी पावर किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैंने खिड़की से आती मूनलाइट की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगा। गॉड कार्ड एकेडमी, मुझे लगता है वहीं मुझे अपने पेरेंट्स की मौत का सच मिलेगा। उसी समय शहर के नीचे बने
एक डार्क सीक्रेट बेस में स्कल का सिंबल पहने एक आदमी ने रिपोर्ट दी। इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, किंग ऑफ क्लब्स ड्रैगन नेशन में आ चुका है। सामने बैठे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, उसे खत्म कर दो किसी भी कीमत पर। दूसरे आदमी ने सिर झुकाया, जैसा आदेश, मैं खुद उसे खत्म करूंगा। वह मुस्कुराया, आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। जो भी स्कल सोसाइटी का विरोध करेगा उसे मरना होगा, उसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। उसी रात मुझे फिर वही बचपन वाला डरावना सपना आया। मेरी माँ घबराकर बोली, काय जल्दी बेड के नीचे छिप जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल आवाज मत करना। अगले ही पल काले कपड़े पहने एक आदमी कमरे में घुस आया। मैं बेड के नीचे छिपकर सब कुछ देख रहा था और मेरी आंखों के सामने उसने मेरी माँ को बेरहमी से मार डाला। मैं जानता था कि उस आदमी के सामने मेरा कोई चांस नहीं था। डर के मारे मैंने अपना मुंह हाथ से कसकर दबा लिया ताकि जरा सी भी आवाज बाहर ना निकले। जैसे ही वह मुझे ढूंढने वाला था, अचानक तेज अलार्म की आवाजें पेय से मेरी आंख खुल गई। मैं तुरंत उठकर पलटा और अपना डैगर हाथ में ले लिया। माथे का पसीना पोंछते हुए मैंने गहरी सांस ली। फिर वही सपना, वही रहस्यमय किलर जिसका चेहरा मैं आज तक साफ नहीं देख पाया। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, मरने से ठीक पहले माँ ने मुझसे आखिर क्या कहा था। धत्ते, मुझे उनकी आखिरी बातें याद क्यों नहीं आती। तभी डोरबेल फिर से बज उठी। मैं झल्लाकर बोला, आ रहा हूँ, बार बार मत बजाओ। मैंने डोर खोला। सामने वही महिला खड़ी थी जो कल रात मेरा मैजिक शो देखने आई थी। वह मुस्कुराकर बोली, हेलो हैंडसम, लगता है मेरा छोटा सा लव लेटर तुम्हें मिल गया। मैंने गंभीर होकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? वह मुस्कुराई, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यूनाजिन है, मैं ड्रैगन नेशन नोबल स्कूल में प्रोफेसर हूँ और मेरा गॉड कार्ड है डायमंड 5। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पेरेंट्स का सीक्रेट क्या है? यूना हल्का सा मुस्कुराई, मैंने पहले ही कहा था, अगर सच जानना है तो मेरे साथ गॉड कार्ड एकेडमी चलो। मैंने बिना देर किए कहा, ठीक है, कब निकलना है? अभी। न्यू स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन सुबह 8 बजे शुरू होगी। मैंने घड़ी देखी, 7:55 हो चुके थे। मैं बोला, मैम ये तो ऑफिस का पीक टाइम है, उड़कर भी जाई तब भी टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। अचानक वह मेरे बिल्कुल पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया, अरे ये क्या कर रही हो? वह शांत आवाज में बोली, डायमंड शेप, ऑल फॉर्म्स, 5 डायमेंशंस, चार्ट पाथ। अचानक हमारे सामने की जगह फट गई, स्पेस में एक दरार खुल गई और अगले ही पल हम दोनों गायब हो गए। जब दोबारा आंख खुली, हम सीधे गॉड कार्ड एकेडमी के मेन गेट पर खड़े थे। मैं लड़खड़ाते हुए बोला, ये तो कमाल था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर 800 बार घुमा दिया हो। यूना हंस पड़ी, हाँ यही मेरी पावर है, स्पेशल फोल्डिंग। मैंने कहा, तो वो लेटर भी तुमने ही रखा था? वह बोली, अब बातें बंद करो। अगर ऑफिशियली इस एकेडमी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें 3 एंट्रेंस ट्रायल्स पास करने होंगे। जहां तक तुम्हारे पेरेंट्स की बात है, एडमिशन होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगी। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। मैंने बेबसी से कहा, कम से कम ये तो बता देती कि एग्जाम कैसे होंगे। लगता था अब सब कुछ मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आई, सभी न्यू स्टूडेंट्स पहले राउंड की एंट्रेंस टेस्ट के लिए लाइन में लग जाएं। सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगे। इस साल काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आए थे। मैं भी भीड़ के साथ ग्राउंड में पहुंच गया। मेरे बगल में खड़े लंबे बालों वाले लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तुम भी न्यू स्टूडेंट हो? मेरा नाम योहान जेंग है। तुम्हारा नाम? मैंने जवाब दिया, जुनकांग। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे कपड़े तो बहुत सिंपल हैं, लगता है तुम भी किसी छोटे नोबल फैमिली से हो जिसने बड़ी मुश्किल से फीस जमा की होगी। मैंने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वह एक्साइटेड होकर बोला, सुना तुमने, इस साल हमारे बैच में एक असली मॉन्स्टर आया है। कल उसने पूरे शहर की बिजली 5 सेकंड के लिए गायब कर दी थी। यहाँ तक कि ये फैमिली का फाइनेंशियल टावर भी अंधेरे में डूब गया था। और सबसे बड़ी बात, वह एक कॉमनर है और अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। मैं मुस्कुराकर बोला, अच्छा? वह और एक्साइटेड हो गया, अरे अच्छा नहीं, उसे दुनिया का सबसे रेयर क्लब्स गॉड कार्ड मिला है। आज तक पूरे ड्रैगन नेशन में किसी ने ऐसा कार्ड नहीं देखा। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। वह लड़का मैं ही था। तभी योहन ने सामने इशारा किया, देखो वो रहे सीनियर हानवे। कहते हैं उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। मैंने पूछा, क्या यहाँ एंट्रेंस एग्जाम की भी रैंकिंग होती है? वह बोला, बिल्कुल, यही रैंकिंग तय करती है कि एकेडमी में तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। इसी बीच एक छोटे बालों वाली लड़की टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। मशीन की आवाज आई, माना लेवल 3, गॉड कार्ड डायमंड 4, पास। अगला स्टूडेंट आया, माना लेवल 5, गॉड कार्ड स्पेड 6, पास। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, ये माना लेवल होता क्या है? योहन हैरान होकर बोला, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये भी नहीं बताया? इसे ऐसे समझो जैसे किसी गेम का पावर स्टैट। माना वो एनर्जी है जो जन्म से ही नोबल्स के शरीर में होती है। जब माना 10 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है तो गॉड कार्ड एक लेवल और बढ़ हो जाता है। और याद रखना, माना सिर्फ नोबल्स में होता है, कॉमनर्स में बिल्कुल नहीं। फिर उसने आह भरते हुए कहा, मैं तो बस चाहता हूँ कि किसी तरह 3 पॉइंट्स आ जाएं। उतना मिल गया तो पास हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गजब हो गया, उस भरोसे लायक यूना ने मुझे ये जरूरी बात बताई ही नहीं। मैं तो एक प्योर कॉमनर था, यानी मेरा माना लेवल तो 0 होना चाहिए। क्या अब यही मेरी पोल खुल जाएगी? तभी पूरे ग्राउंड में हलचल मच गई। सभी लोग हैरानी से एक तरफ देखने लगे। टेस्टिंग मशीन लाल रंग से चमक उठी। बीप, वार्निंग, हाई एनर्जी लेवल डिटेक्टेड। माना लेवल 11, गॉड कार्ड डायमंड 8, रैंक S क्लास, पास। योहन दंग रह गया, वाओ, ये तो लिंग चेन है। एडमिशन के समय ही इसका माना 10 से ऊपर पहुंच गया। मैंने पूछा, ये लिंग चेन कौन है? वह बोला, क्या तुम उसे भी नहीं जानते? कल जिस फाइनेंशियल टावर की बिजली गई थी वो ये फैमिली का था। और लिंग चेन
उसी फैमिली का यंग मास्टर है, बहुत घमंडी और डेंजरस इंसान है, उससे कभी दुश्मनी मत लेना। तभी अगला नाम पुकारा गया, ड्रैगन नेशन की प्रिंसेस चेन ज्यू। मशीन बोली, माना लेवल 15, गॉड कार्ड स्पेड क्वीन पास। उसकी कलाई में पहना स्पेड ब्रेसलेट चमक रहा था। योहन ने गहरी सांस ली। हे गॉड, एक और मॉन्स्टर, और वो भी क्वीन कार्ड। मैंने पूछा, क्या क्वीन बाकी कार्ड से ज्यादा पावरफुल होती है? वह बोला, बिल्कुल, उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है। जैक, क्वीन, किंग और एस, इन चारों को फेस कार्ड्स कहा जाता है। ये नॉर्मल नंबर कार्ड से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। कहा जाता है कि इन्हें सिर्फ वही लोग पाते हैं जिन्हें खुद गॉड्स ने चुना हो। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होता रहा। अब योहन की बारी आई। वो घबराहट से पसीने पसीने हो गया। मशीन बोली, माना लेवल 3, गॉड कार्ड हार्ट 5 पास। उसने राहत की सांस ली। उफ, डर के मारे जान ही निकल गई थी। चलो किसी तरह पास तो हो गया। वह खुशी खुशी यूनिफॉर्म लेने दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए चिल्लाया, गॉड कार्ड एकेडमी मैं आ गया। तभी एग्जामिनर ने आवाज लगाई, नेक्स्ट। अब मेरी बारी थी। मैंने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस एकेडमी में एडमिशन लेना ही होगा। यही मुझे अपने पेरेंट्स की मौत के पीछे छिपा सच मिलेगा। ये सोचकर मैं सीधे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। मैं जैसे ही टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, मशीन के नंबर्स अचानक तेजी से बढ़ने लगे। डिंग, माना लेवल 43, गॉड कार्ड किंग ऑफ क्लब्स पास। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो गया। सबके चेहरे पर शौक था। क्या 43 माना लेवल? जरूर मशीन खराब हो गई है। और किंग ऑफ क्लब्स, ये लड़का आखिर किस रहस्यमयी फैमिली से आया है? अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। लगता था मशीन जोकर कार्ड को पहचान ही नहीं पाई और उसे अपने आप किंग ऑफ क्लब्स समझ बैठी। बहुत बढ़िया, अब कम से कम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आराम से आगे बढ़ गया। योहन मुझे शौक होकर घूर रहा था। किंग ऑफ क्लब्स मतलब तुम वही हो? मैंने यूनिफॉर्म उठाई, गला साफ किया और मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जून कांग है, मैं एक कॉमनर हूँ। और हाँ, कल पूरे शहर की बिजली गायब करने वाला इंसान भी मैं ही था। दूर एक ऊंचे टावर पर खड़ी एक महिला ये सब देख रही थी। वह संतुष्टि से बोली, वाकई ये उसी कपल का बेटा है, कमाल का लड़का। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, माना लेवल 43 और ऊपर से किंग ऑफ क्लब्स। ऐसी टैलेंट बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे न्यू स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड देखना होगा। पता नहीं इस साल और कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं। वह धीरे से बोला, ड्रैगन नेशन ने क्लब सूट वाला कार्ड कई सालों से नहीं देखा। उसी समय एक सीनियर स्टूडेंट ने मेरा रास्ता रोक लिया। हेलो, मैं हानू ली हूँ, ब्लैक ब्लेड सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी हमारी सोसाइटी ज्वाइन कर लो। मैं कुछ बोल ही रहा था कि वह हंस पड़ा। तुम जैसे जीनियस सिर्फ ब्लैक ब्लेड सोसाइटी के ही लायक हैं। चलो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, पहला राउंड खत्म हो चुका है। पास हुए स्टूडेंट्स कृपया जोन 2 में पहुंचे। मैं मुस्कुराया, सॉरी, सेकंड राउंड मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से निकल गया। पीछे से हानूली चिल्लाया, अरे सुनो, कम से कम प्रॉमिस तो करो कि किसी दूसरी सोसाइटी में ज्वाइन नहीं होगे। सेकंड राउंड की एग्जामिनर सफेद कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मैं अनजाने में उसे देखने लगा। योहन ने मुझे कोहनी मारी, अरे ऐसे मत घूरो, वो सोयोन जॉय है। पूरे स्कूल में उसे आइस क्वीन कहा जाता है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, वैसे टेंशन मत लो, सेकंड राउंड सिर्फ तुम्हारी एप्टीट्यूड चेक करता है, इसमें कोई फेल नहीं होता। चलो फिर मिलते हैं। योहन चला गया, लेकिन अगले ही पल वही आइस क्वीन खुद मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह बोली, मैं सो योन चॉय हूँ। उसने मुझे एक कार्ड पकड़ाया। बहुत लोग इस कार्ड को पाने का सपना देखते हैं, लेकिन तुम्हें मैं ये अपने हाथों से दे रही हूँ। मैंने कार्ड देखा, ये पोजीशन थोड़ी डेंजरस नहीं है? वह हल्का सा मुस्कुराई, डेंजरस? क्रिम्सन हार्ट सोसाइटी आग से खेलने में विश्वास करती है। क्या तुम इतना रिस्क ले सकते हो? मैंने बिना सोचे कार्ड ले लिया। इतना अच्छा चांस भला कौन छोड़ता? वह वापस अपनी सीट पर चली गई। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई, अगला ग्रुप तैयार हो जाए। सेकंड राउंड का रूल, एक रैंडम एबिलिटी चुनी जाएगी और उसी के हिसाब से कंपटीशन होगा। एक विशाल व्हील घूमने लगा। कुछ सेकंड बाद वह रुक गया। लक। फिर मशीन बोली, टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। तेज सफेद रोशनी ने हमें पूरी तरह घेर लिया। फिर वही फीलिंग जैसे किसी वॉशिंग मशीन में फंस गया हूँ। जब मैंने आंखें खोली, मैं एक अजीब रूम में था। मेरे सामने सिर्फ एक लड़का खड़ा था। उसने सिर पर हुड पहन रखा था। शायद यही टेस्ट रूम था और यहाँ सिर्फ हम दोनों थे। अचानक मेरे पीछे से एक डैगर आया और सीधे मेरी गर्दन पर टिक गया। सामने लगे बोर्ड पर रूल्स दिखाई दिए। रशियन रूलेट रिवॉल्वर में कुल 6 चैम्बर्स हैं। उनमें से सिर्फ एक चैम्बर में रियल बुलेट है। दोनों प्लेयर्स बारी बारी से खुद पर गोली चलाएंगे। जो पहले मरेगा वही हार जाएगा। टेस्ट के दौरान अपनी सीट छोड़ना मना है। ऐसा करने पर तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में हारने से कोई रियल डैमेज नहीं होगा। मैं मुस्कुराया, रिवॉल्वर उठाते हुए बोला, सीधा और ब्रूटल गेम मुझे पसंद आया। मैंने सामने वाले से पूछा, तो भाई पहले तुम चलाओगे या मैं? उधर बाहर यूना स्क्रीन देखते हुए बोली, देखते हैं आज जून कैंग के सामने किस बदकिस्मत स्टूडेंट की पेयरिंग हुई है। अचानक कंप्यूटर पर मैसेज आया, डेटा लोडिंग फेल्ड, फाइल एरर डिटेक्टेड। यूना का चेहरा सीरियस हो गया। क्या? स्टूडेंट नंबर 099, वो तो आज सुबह ही मर चुका था। किसी ने उसकी डेड आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। ये घोस्ट अकाउंट है। लेकिन टेस्ट शुरू हो चुका था। यूना समझ गई, ये कोई स्टूडेंट नहीं, ये स्कल सोसाइटी का असैसिन है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओ नो, जुनकांग डेंजर में है। वह दौड़कर कंट्रोल रूम पहुंची। टेस्ट तुरंत बंद कर
करो, पूरा सिस्टम शट डाउन करो। स्कल सोसाइटी का एक असैसिन अंदर घुस चुका है। पूरे ग्राउंड में अफरा तफरी मच गई, सब घबरा गए, लेकिन चाह कर भी कोई टेस्ट रोक नहीं पा रहा था। मशीन पर वार्निंग चमकी, चेंबर 099 का कनेक्शन लॉस्ट। किसी ने घबरा कर चिल्लाया, बुरा हो गया, उस रिवॉल्वर की बुलेट सब फेक नहीं, रियल बन चुकी है। उधर टेस्ट रूम में काले कपड़ों वाला आदमी बोला, पहली टर्न मेरी। मैंने सोचा इसकी गर्दन पर स्कल टैटू है, आजकल लोग भी कितना अजीब फैशन करते हैं। उसने ट्रिगर दबाया, क्लिक, गोली नहीं चली। वह मुस्कुराया, लगता है आज तुम्हारी लक अच्छी है। अब मेरी टर्न थी। मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया, उसका वेट बिल्कुल रियल गन जैसा था। वाओ, इस एकेडमी की टेक्नोलॉजी सच में कमाल है। मैंने गन अपनी कनपट्टी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया, क्लिक। मैं अभी भी जिंदा था। मैं मुस्कुराया, लगता है अभी मेरी मौत का टाइम नहीं आया। तभी सिस्टम ने नया कमांड दिया, 5 सेकंड्स के अंदर कोई रेड कलर की चीज ढूंढो, वरना एक और गोली चलानी होगी। मशीन की ठंडी आवाज गूंजी। 5, मेरी गर्दन पर रखा डैगर और ज्यादा दबने लगा। 4, 3, 2, सामने बैठा असैसिन शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा। अब टाइम लगभग खत्म हो चुका था। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। मैंने तुरंत अपनी उंगली दांत से काट ली। खून की कुछ बूंदें टेबल पर टपक पड़ी। सिस्टम बोला, रेड ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, मिशन कंप्लीट। उसी पल मेरे दिमाग में एक बात आई, रुको, यहाँ हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। और पूरे रूम में रेड कलर की कोई चीज भी नहीं थी। अचानक आया ये नया टास्क ठीक उसी समय शुरू हुआ जब मेरी गोली चलाने की बारी थी। मैं तुरंत समझ गया ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था। ये रूल खास तौर पर मुझे मारने के लिए बनाया गया था। किसी ने एग्जाम सिस्टम में छेड़छाड़ की थी ताकि मेरी मौत एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगे और किसी को शक भी ना हो। मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुनो, तुम्हें इस अचानक आए टास्क पर जरा भी शौक नहीं हुआ? वह बिल्कुल शांत रहा। शौक क्यों होगा? अगर तुम यहाँ मर जाते हो तो एकेडमी इसे बस एक दुखद एक्सीडेंट मानेगी। इतना कहकर उसने गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया, क्लिक। फिर भी गोली नहीं चली। मैं हंस पड़ा, लगता है इस चैम्बर की सारी सेफ्टी पहले ही ऑफ कर दी गई है। सिर्फ मुझे मारने के लिए इतनी तैयारी। वह तिरस्कार से बोला, आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम्हारी मौत तय है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी डरा हुआ था। मैंने गन कसकर पकड़ी और ट्रिगर दबा दिया, क्लिक। गोली फिर भी नहीं चली। मैंने राहत की सांस ली। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर पहले ही गोली चल जाती तो मैं सच में मर जाता। असैसिन बोला, बहुत ज्यादा स्मार्ट होना भी एक कर्स है, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अब बारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। अब जीतने की चांस सिर्फ 50-50 है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी भी इसे लक का गेम समझ रहे हो? तुम भूल गए ये गन कभी भी प्रोबेबिलिटी पर नहीं चल रही थी। उसने फिर ट्रिगर दबाया, क्लिक। फिर भी गोली नहीं चली। अब रिवॉल्वर में सिर्फ एक आखिरी चांस बचा था। वह मुस्कुराकर बोला, अब आखिरी गोली तुम्हारी है। मेरे मन में सवाल आया, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कोई गेम नहीं था। उसने इस टेस्ट के सारे रूल्स अपने हिसाब से बदल दिए थे। उधर बाहर पूरा ग्राउंड सांस रोके ये जानलेवा मैच देख रहा था। सो योन चोई के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, अब आखिरी गोली बची है, क्या अब भी कोई मिरेकल हो सकता है? यूना ने भरोसे से कहा, हाँ, वह एक मैजिशियन है, मुझे यकीन है वह कोई ना कोई मिरेकल जरूर करेगा। उधर टेस्ट रूम में लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगी। मैंने रिवॉल्वर उठाया, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। 5 बार ट्रिगर दब चुका था। अब आखिरी चैम्बर बचा था। इस बार गोली चलने की चांस 100% थी। पीछे रखा डैगर भी मेरी गर्दन में घुसने ही वाला था। क्या सच में अब बचने का कोई रास्ता नहीं था? मैंने धीरे धीरे गन अपनी कनपट्टी पर रखी, एक लंबी सांस ली। अगर मरना ही है तो मरने से पहले कम से कम एक सवाल पूछ लूं। मैंने असैसिन की तरफ देखा, कम से कम इतना तो बता दो, आखिर कौन मुझे मरवाना चाहता है? वह झुंझलाकर बोला, नो कमेंट्स। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। मतलब वह कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं जानता हूँ? वह एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, जान भी लोगे तो क्या बदल जाएगा? मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी? तो मेरा अंदाजा सही था, यानी वह इंसान इसी एकेडमी में है। मैंने गुस्से से कहा, मैं तो सिर्फ एक न्यू स्टूडेंट हूँ, फिर मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों? वह व्यंग्य से हंसा, साधारण स्टूडेंट? क्या तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स की याद नहीं है? मैं चौंक गया, तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो? बताओ। लेकिन अब वह बात खत्म करना चाहता था। बहुत बातें हो गई, अब मरने का टाइम आ गया है। उसी पल मेरे बचपन की वही आग वाली याद फिर सामने आ गई। माँ ने मरने से पहले आखिर क्या कहा था? मेरा सिर जोर जोर से दर्द करने लगा। धत, अभी इसी वक्त ये सब क्यों याद आ रहा है? मैंने गन इतनी जोर से पकड़ ली कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। लेकिन मुझे माँ की आखिरी बात फिर भी याद नहीं आई। पसीना पूरे शरीर में बहने लगा। नहीं जून, काम डाउन, असैसिन चिल्लाया, ट्रिगर दबाओ। मैंने धीरे धीरे गन उठाई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जब तक अपने पेरेंट्स की मौत का सच ना जान लूं, जब तक उनके किलर को ना ढूंढ लूं, मैं मर नहीं सकता। मैंने जोर से अपनी आंखें खोली। सोचो जून, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो रूल्स बदल सकता है तो मैं अपने गॉड कार्ड से प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं बदल सकता? मैंने असैसिन की तरफ देखकर मुस्कुराया और स्पेल बोला, क्लब्स ऑन रूल्स एस्टेब्लिश, द किंग डिक्लेयर्स थाउजेंड्स ऑन ऑफ रूल्स। अचानक मेरे चारों तरफ लाल एनर्जी फैल गई। जोकर कार्ड चमकने लगा और फिर किंग ऑफ क्लब्स में बदल गया। उसी समय मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, किंग ऑफ क्लब्स किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी बिना किसी कंडीशन के बदल सकता है। इस बुलेट के रियल होने की प्रोबेबिलिटी 0। मैं मुस्कुराया, तो इस
उसकी पावर ऐसे काम करती है। मुझे याद आया, पहले भी मैंने एक पावर व्हीडलर को गॉड कार्ड इस्तेमाल करते समय यही स्पेल बोलते देखा था। मैंने गहरी सांस ली, आखिर मैं भी तो एक मैजिशियन था। सड़क पर सालों तक मैजिक शो करते हुए एक डायलॉग मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने ट्रिगर दबाया, क्लिक, गोली फिर भी नहीं चली। मैं मुस्कुरा कर बोला, मेरा मैजिक कभी फेल नहीं होता, तुम बस मेरी अच्छी तरह बनाई हुई ट्रिक में फंस गए हो। असैसिन शॉक रह गया, क्या ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। आखिरी चैम्बर में गोली चलने की चांस तो 100% थी। मैंने गन उसकी तरफ उछाल दी। शायद गन जाम हो गई हो, या शायद उसमें कभी बुलेट थी ही नहीं, या फिर मैंने बस एक शानदार मैजिक ट्रिक कर दी। जो भी हो, अब तुम्हारी टर्न है। रूल तो रूल होता है, चलो। रशियन रूलेट का 7th राउंड। वह गुस्से से चिल्लाया, नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी गलती नहीं करती, उसमें बुलेट जरूर है। मैं मुस्कुराया, हाँ बुलेट है, लेकिन वो इसी आखिरी शॉट का इंतजार कर रही थी जो अब तुम चलाओगे। रूल्स के हिसाब से अब ट्रिगर तुम दबाओ और मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाऊंगा। वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम बहुत शार्प माइंड वाले हो, लेकिन हर समय अपनी इंटेलिजेंस दिखाना अच्छा नहीं होता। अगर तुम बेवकूफ बने रहते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर उसी ब्लड लाइन की विरासत है। अब तुम्हें हर हाल में मरना होगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ब्लड लाइन? वह घुर्राया, ऊपर बैठे लोग भी ये मैच देख रहे हैं। अब वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा मारना चाहेंगे, लेकिन लगता है तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ याद नहीं। मेरे मरने के बाद बहुत जल्द अगला असैसिन तुम्हारे पीछे आएगा। मैं जल्दी से बोला, रुको, अपनी बात पूरी कर। मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हो? लेकिन मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही बैंग, गोली चलने की आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। उसने खुद पर गोली चला ली थी। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, टेस्ट कंप्लीट, विनर जुनकांग। मैं शॉक होकर खड़ा रह गया। क्या मेरे सपनों में दिखाई देने वाला किलर भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था? और आखिर मेरे पेरेंट्स का स्कल सोसाइटी से क्या कनेक्शन था? इन्हीं सवालों के साथ अगले ही पल मैं टेस्ट रूम से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। मैंने अपने हाथ पैर फैलाकर बॉडी को रिलैक्स किया। वो एग्जाम इतना रियल लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हुआ हो। हाँ, वो असैसिन थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करता था, जरूरत से ज्यादा बातें करता था। तभी मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? यूना चिंतित चेहरे के साथ मेरे पास आई। जून, जिस आदमी को तुमने अभी हराया है वो स्कल सोसाइटी का असैसिन था। आज तक वो किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए थे। मेरा चेहरा सीरियस हो गया। स्कल सोसाइटी, मैंने मन ही मन ये नाम हमेशा के लिए याद कर लिया। यूना मेरे और पास आई और धीरे से बोली, मुझे शक है कि एकेडमी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। स्कल सोसाइटी का एक असैसिन इस एग्जाम तक पहुंच गया। इसका मतलब एकेडमी के अंदर भी उनका कोई मेंबर छिपा हुआ है। जब मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लूंगी तब सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का सच बताऊंगी। मैं समझ गया, इन सारे मिस्ट्रीज के जवाब एक साथ नहीं मिलने वाले। सच धीरे धीरे सामने आएगा। मैंने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला। असैसिन से लड़ाई खत्म होते ही वो फिर से जोकर कार्ड बन चुका था। उधर तीसरा एंट्रेंस टेस्ट एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, ब्लड लाइन। असैसिन आखिर किस विरासत की बात कर रहा था? उसका मेरे पेरेंट्स से क्या कनेक्शन था? और उस रात मरने से पहले माँ आखिर क्या कहना चाहती थी? मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गया। फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर स्कल सोसाइटी एकेडमी तक पहुंच सकती है तो अंदर उनका कोई ना कोई मेंबर जरूर है। अब मुझे सिर्फ प्रोफेसर यूना का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद भी इस मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। अगले दिन मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन पैसेंजर से पूरी तरह भरी हुई थी। अचानक मेरे पास खड़ी एक लड़की गिरने लगी। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। वह बेहद खूबसूरत थी। उसने अपनी हल्की नीली आंखों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर थैंक यू कहा। एक पल के लिए मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसकी परफ्यूम की खुशबू भी बहुत अलग थी। तभी मेरी नजर उसके कपड़ों पर बने सिंबल पर पड़ी। वो 4 महान नोबल फैमिलीज में से एक का निशान था। मैंने सोचा, इतनी बड़ी नोबल फैमिली की लड़की भीड़ भरी मेट्रो में क्या कर रही है? आखिर उसका पर्पस क्या है? मैं उससे बात करने ही वाला था। एक्सक्यूज मी, तभी पूरी ट्रेन जोर से हिल गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कोच के दूसरे छोर पर काले क्लोक में लिपटा एक डरावना मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसके शरीर से काले टेंटिकल्स निकल रहे थे। अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर कॉमन पैसेंजर्स पहले ही भाग चुके थे। मॉन्स्टर की लाल चमकती आंखें सीधे हमारी तरफ टिक गईं। अगले ही पल उसके सारे टेंटिकल्स एक साथ हमारी तरफ बढ़े। एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी, टारगेट कंफर्म्ड, एलिमिनेट। मैंने भौहें सिकोड़ ली। फिर से स्कल सोसाइटी का असैसिन काफी जल्दी पहुंच गए। मैं मुस्कुराया, लगता है ये मुझे मारने आया है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो लड़की बीच में बोल पड़ी, नहीं, ये मुझे मारने आया है। मैं मन ही मन झुंझला गया। अरे यार, मेरी ही डायलॉग चुरा ली। उसी समय उसने अपना गॉड कार्ड निकाल लिया, स्पेड क्वीन। अब मुझे याद आया, यही वो न्यू स्टूडेंट थी जिसने कल एंट्रेंस एग्जाम में सबको शॉक कर दिया था। हालांकि एकेडमी के रूल्स के मुताबिक यहाँ पावर इस्तेमाल करना मना था, लेकिन इस समय रूल्स की परवाह करने का टाइम नहीं था। उसने स्पेल बोला, स्पेड्स, 10,000 आर्मीज कट थ्रू ऑल, द प्रिंसेस समन्स डिवाइन वेपन्स। उसका स्पेड क्वीन कार्ड एक रिवॉल्वर में बदल गया। उसने लगातार फायरिंग की, लेकिन उन बुलेट्स का मॉन्स्टर पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे किया। सुनो, असल टारगेट मैं हूँ। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने गला साफ किया। याद है कल जिस न्यू स्टूडेंट का माना लेवल 43 आया था, जो रशियन रूलेट टेस्ट में अकेला बचा था? वो बोली, क्या उस स्टूडेंट पर भी स्कल सोसाइटी ने हमला किया था? मैं मुस्कुराया, हाँ, वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी
करता उससे पहले ही मॉन्स्टर जोर से गरजा और पूरी स्पीड से हमारी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की ने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया। सॉरी, अपने लास्ट वर्ड्स बाद में बोल लेना। तभी मॉन्स्टर की विशाल आंख चमक उठी। टारगेट कंफर्म्ड। मैंने खुद को संभाला और तभी मुझे सच समझ आया। इतनी देर से उसका टारगेट मैं नहीं, वो लड़की थी। मैं मन ही मन शर्मिंदा हो गया। कमाल है, मैंने खुद को हीरो समझ लिया था। लेकिन तभी टिंग, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। जोकर कार्ड एक्टिवेशन कंडीशन पूरी हो गई। मुझे याद आया, इस कार्ड की कंडीशंस हमेशा हिडन रहती थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, इस बार कोई काम की पावर देना। लेकिन अगली आवाज सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। टेम्परेरी एबिलिटी रिसीव्ड, हार्ट 7, माइंड रीडिंग। मैंने माथा पकड़ लिया। अभी ऐसे टाइम पर माइंड रीडिंग? मैं इसका क्या करूं? क्या इस जायंट ऑक्टोपस से पूछूं कि इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? उधर लड़की ने एक लंबी सोड बुला ली और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। लेकिन उसकी सोड तुरंत एक टेंटिकल में फंस गई। उसे डेंजर में देखकर मैं भी दौड़ पड़ा। मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन तभी जो टेंटिकल उसकी तरफ बढ़ रही थी वो अचानक रुक गई। मॉन्स्टर की मैकेनिकल वॉइस फिर सुनाई दी। हायर प्रायोरिटी टारगेट फाउंड, अटैक टारगेट चेंजिंग। उसने लड़की को दूर फेंक दिया। कम से कम अब वो फिलहाल सेफ थी। लेकिन ये अचानक टारगेट बदलना थोड़ा अजीब था। अगले ही पल उसके सारे टेंटिकल्स मेरी तरफ आ गए। लड़की चिल्लाई, वहां खड़े मत रहो, भागो। मैं जान बचाकर भागने लगा। धत्त, ये बेकार की माइंड रीडिंग आखिर मेरे किस काम आएगी? मॉन्स्टर लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा अब जब कार्ड मिल ही गया है तो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने स्पेल बोला, हार्ट्स, सी 10,000 सोल्स, 7 इमोशंस, रिवील ट्रू इंटेंशंस। अगले ही पल मुझे उस मॉन्स्टर के माइंड की आवाज सुनाई देने लगी। टारगेट एलिमिनेट, रॉयल ब्लड को खत्म करो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके माइंड की आवाज फिर सुनाई दी, डिस्टेंस टू फार, सेलेक्टिंग न्यू टारगेट। तभी मुझे सब समझ में आ गया। मैं उसके थॉट्स नहीं बल्कि उसके अंदर चल रहे इंटरनल कमांड सुन रहा था। यानी उसके पूरे ऑपरेशन की जानकारी सीधे मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। उधर लड़की भी पीछे हटने लगी और उसी समय मॉन्स्टर के अंदर की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। मॉन्स्टर के अंदर से फिर वही मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अटैक टारगेट बदल रहा है। अगले ही पल वो मेरी तरफ झपटा। अब मुझे उसकी पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई थी। मैं तुरंत चिल्लाया, मेरी तरफ भागो। लड़की घबरा गई। क्या तुम पागल हो? मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। उसने मुझ पर भरोसा किया और मेरी तरफ दौड़ पड़ी। तुरंत मॉन्स्टर के अंदर से आवाज आई, क्लोजर टारगेट मिला, अटैक टारगेट बदल रहा है। मैंने हाथ उठाकर कहा, रुको। वो वहीं रुक गई। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी प्लान काम कर रही थी। मॉन्स्टर बार बार हमारी तरफ देखकर कंफ्यूज होने लगा। अटैक टारगेट बदल रहा है। अब मुझे उसका पूरा सिस्टम समझ आ चुका था। पहला रूल, वो एक समय में सिर्फ एक इंसान पर हमला कर सकता था। दूसरा रूल, वो हमेशा उसी इंसान को टारगेट बनाता था जो उसके सबसे ज्यादा पास हो। मैंने सोचा अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं। तभी उसके अंदर से फिर आवाज आई, एरर, दोनों टारगेट बराबर दूरी पर हैं, लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट, दोनों को एक साथ खत्म करो। मैं तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो, मेरी स्पीड के हिसाब से पीछे चलती रहो। अब मॉन्स्टर बार बार वही बोलने लगा, डिस्टेंस बराबर, डिसीजन नहीं हो पा रहा, डिसीजन नहीं हो पा रहा। उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया, बिजली की स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा, कमर से अपना डैगर निकाला और एक ही अटैक में उसका गला काट दिया। मॉन्स्टर वहीं गिर पड़ा। मैंने आराम से स्ट्रेच किया और लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। हो गया। वो पूरी तरह शॉक में थी। तुमने ये कैसे किया? मैं थोड़ा घबरा गया। मैं उसे अपने जोकर कार्ड का सीक्रेट बिल्कुल नहीं बता सकता था। मैंने अनजान बनकर कहा, क्या कैसे किया? वो बोली, तुमने उस मॉन्स्टर को वहीं फ्रीज कैसे कर दिया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक कदम पीछे हटते देखा, तुमने कोई गॉड कार्ड भी यूज नहीं किया। मैं सोचने लगा, कल मशीन ने मुझे किंग ऑफ क्लब्स दिखाया था, लेकिन अभी मैंने हार्ट 7 की पावर यूज की थी। अगर मैंने सच बता दिया तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट खुल जाता कि मैं किसी भी गॉड कार्ड की पावर यूज कर सकता हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, सच कहूँ मुझे भी नहीं पता, शायद मैं इतना हैंडसम हूँ कि मॉन्स्टर भी मुझे देखकर डर गया। वो हंस पड़ी। ठीक है, अब मैं और सवाल नहीं पूछूंगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं चेन शीशु हूँ, आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैंने भी उससे हैंडशेक किया। कोई बात नहीं, मैं जून कांग हूँ। वो अचानक चौंक गई। जून कांग? तो तुम वही कॉमनर हो जिसका माना लेवल 43 निकला था। अब मुझे भी याद आ गया। ओह, तो तुम वही सिल्वर हेयर वाली लड़की हो, स्पेड क्वीन, जिसकी पावर अनलिमिटेड वेपन समन करना है। वो मुस्कुराई। बिल्कुल सही। तभी मुझे एक और चिंता होने लगी। हमने अभी कॉमन पीपल के सामने गॉड कार्ड यूज किया और एक मॉन्स्टर भी मार दिया। कहीं एकेडमी हमें एक्सपेल तो नहीं कर देगी? मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है, इतनी जल्दी बाहर नहीं होना चाहता। चेन शीशु मुस्कुराई। टेंशन मत लो, वो स्कल सोसाइटी का किलिंग बीस्ट था। उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा था। ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ पावर यूज करना पूरी तरह लीगल है, और अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं अपने फादर से खुद बात कर लूंगी। मैं मन ही मन बोला, वाह, सच में किसी बड़ी नोबल फैमिली की बेटी है। उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था। फिर मैंने वो सवाल पूछा जो काफी देर से मेरे दिमाग में था, अगर तुम इतनी बड़ी नोबल हो तो इतनी भीड़ वाली मेट्रो में ट्रेवल क्यों कर रही थी? उसने हल्की सांस ली। मैं चाहती हूँ कि नोबल्स और कॉमन पीपल के बीच का गैप खत्म हो, इसलिए मैं खुद एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इससे कोई असैसिन बाहर आ जाएगा। शायद उसका ऑर्डर सभी नोबल्स को मारना था, सिर्फ मुझे नहीं।
नहीं, मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैं तो नोबल हूँ ही नहीं। वो मुझे भरोसा न करने वाली नजरों से देखने लगी। अब छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा माना लेवल और ये बेहतरीन डैगर दोनों साबित करते हैं कि तुम वैसे नहीं हो जैसा खुद को बताते हो। मैंने डैगर की तरफ देखा, ये तो बस एक साधारण डैगर है, मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों कॉमन पीपल ही थे, कम से कम मेरी यादों में तो वो बिल्कुल साधारण थे। और जहां तक मेरे माना लेवल की बात है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, शायद मैं कोई एक्सेप्शन हूँ। उसे समझ आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सोच में पड़ गई, अगर तुम सच में कॉमनर हो तो उस मॉन्स्टर का असली ऑर्डर क्या था? मैंने तुरंत जवाब दिया, सभी स्टूडेंट्स को मारना नहीं। उसके माइंड में आखिरी ऑन ऑर्डर था, रॉयल ब्लड को खत्म करो। तभी मेट्रो रुक गई। चेन शीशु बोली, यही मेरा स्टेशन है जून, अब मुझे जाना होगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं मुस्कुराया, ठीक है फिर मिलते हैं। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। क्या मेरे पेरेंट्स भी किसी नोबल फैमिली से थे? आखिर असली सच क्या था? कुछ देर बाद गॉड कार्ड एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गया। यान मेरे कान में धीरे से बोला, जून सुना है इस साल किंग्स डॉटर भी हमारे साथ पढ़ेगी। अगर किसी तरह तुम्हारी उससे फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बन गई तो समझो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं हंस पड़ा, अरे वो प्रिंसेस है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, हम जैसे लोगों से उसका क्या लेना देना। तभी स्टेज पर लाइट्स जल उठी, अनाउंसमेंट हुई, डियर स्टूडेंट्स, गॉड कार्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। अब न्यू स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्लीज वेलकम चेन शीशु। वो शालीनता से स्टेज पर पहुंची। मैं मन ही मन बोला, कोई सरप्राइज नहीं, आखिर वो रॉयल फैमिली से है। यान तो उसे देखकर पूरी तरह हो गया। जून, लगता है कोई एंजल धरती पर उतर आई है। चेन शीशु मुस्कुराकर बोली, हेलो एवरीवन, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे किसी दूर बैठी प्रिंसेस की तरह देखें। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि नोबल्स और कॉमन पीपल के बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूरा हॉल जोरदार अपलॉज से गूंज उठा। उसकी पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला नहीं था। स्पीच खत्म करके वो स्टेज से नीचे उतर आई। तभी एक लड़का खड़ा हुआ, उसके सीने पर लगा रेड क्रिस्टल बता रहा था कि वो भी किसी बड़ी नोबल फैमिली से है। उसने रिस्पेक्ट से कहा, प्रिंसेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज मेरे पास बैठिए। लेकिन चेन शीशु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ गई। यान एक्साइटेड होकर बोला, वाह, यो फैमिली के बड़े बेटे की तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। ये सच में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। जब मिंजिन ने देखा कि प्रिंसेस ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच प्रिंसेस सीधे मेरे पास आई। क्या ये सीट खाली है? मैंने शांत होकर कहा, हाँ। अगले ही पल वो सबके सामने आकर मेरे बगल में बैठ गई। पूरा हॉल फुसफुसाहट और शौक से भर गया। चेन ची मुस्कुराकर बोली, मैंने अभी बैक स्टेज तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम दोनों एंट्रेंस टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर रहे। तुम सच में कमाल हो जून, अगर तुम कॉमनर ना होते तो आज स्टेज पर स्पीच तुम ही देते। तभी यॉन जोर से बोला, जून तुम प्रिंसेस को जानते हो? चेन शी मेरी तरफ देखने लगी। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, ये यान है, एकेडमी में बना मेरा पहला दोस्त। फिर उसकी तरफ इशारा करके कहा, और ये चेन शी है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। चेन शी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। यान शर्माते हुए बोला, प्रिंसेस आगे बड़े बड़े नोबल्स के लिए इतनी सीट्स खाली हैं, आप हमारे बीच क्यों बैठी हैं? चेन शी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है? मैं भी मुस्कुराया, क्योंकि आप नहीं चाहती कि लोग आपको दूर बैठी प्रिंसेस समझे। आप उन फेक नोबल्स के बीच नहीं बैठना चाहती, आप कॉमन स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहती हैं। और यहाँ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसे आप जानती हैं। चेन शी प्रभावित होकर बोली, अगर मुझे पता ना होता कि तुम्हारे पास किंग ऑफ क्लब्स है तो मैं समझती कि तुम्हारे पास हार्ट कार्ड की माइंड रीडिंग पावर है। माइंड रीडिंग? तो हार्ट कार्ड में सच में ऐसी पावर भी होती है। शायद इसलिए मैं उन मॉन्स्टर्स के माइंड की बातें सुन पा रहा था। तभी स्टेज से आवाज आई, सभी स्टूडेंट्स कृपया शांत हो जाएं। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहली, एडमिशन के एक हफ्ते बाद फ्रेशमैन एबिलिटी असेसमेंट टूर्नामेंट शुरू होगा। जो टीम फर्स्ट आएगी उसे एक डिवाइन रिलिक मिलेगा। ये सुनते ही पूरा हॉल एक्साइटेड हो गया। डिवाइन रिलिक? सुना है उसमें दुनिया के रूल्स तक बदल देने की पावर होती है। फिर दूसरी अनाउंसमेंट हुई, सेमेस्टर के एंड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स को गॉड कार्ड एस्केंशन का मौका मिलेगा। यान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जोन यही है गॉड कार्ड एस्केंशन? मैंने पूछा, ये होता क्या है? चेनशी ने समझाया, ये अपनी डेस्टिनी बदलने का मौका है। अगर तुम्हारा गॉड कार्ड इवॉल्व हो गया तो एक कॉमनर भी नोबल बन सकता है। उसे लैंड, मनी और हाई स्टेटस मिलता है। और अगर कोई सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए तो वो गॉड बनने का अधिकार भी पा सकता है। अनलिमिटेड रिस्पेक्ट और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर मुझे ऐसी पावर मिल जाए तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्डर मिस्ट्री जरूर सॉल्व करूंगा। ये टूर्नामेंट मुझे हर हाल में जीतना होगा। अगले दिन मैं और यन रास्ते से जा रहे थे कि अचानक मिंजिन ने हमारा रास्ता रोक लिया। तो तुम ही हो जून कैंग? मैंने शांत होकर पूछा। कोई काम है? वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, माना लेवल 43 और इतना पतला शरीर। सच कहूं मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कि छोटे नोबल्स और कॉमनर्स दोनों बेकार होते हैं, लेकिन तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर उम्मीद से अच्छा निकला। उसकी बातें मुझे बिल्कुल
पसंद नहीं आई। मैंने कहा सीधे पॉइंट पर आओ। मिंजिन बोला 7 दिन बाद टूर्नामेंट होगा, वो टीम बैटल होगा, जो टीम जीतेगी उसे डिवाइन रिलिक मिलेगा। मुझे वो जीत चाहिए, बस मुझे एक अच्छा सर्वेंट चाहिए। जून, ये तुम्हारे लिए नोबल्स की दुनिया में आने का गोल्डन चांस है। मैं हंस पड़ा, मैं भी यही सोच रहा था। फिर मुड़ते हुए बोला लेकिन तुम मेरे सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो। मिंजिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की बोली मिंजिन, ये इलीगल है, टूर्नामेंट अपनी मेहनत से जीतना चाहिए, फैमिली पावर दिखाकर लोगों पर प्रेशर डालना गलत है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टरियों को सीख देने की? मिंजिन गुस्से से चिल्लाया। जून तो सिर्फ एक कुत्ता है और तुम उसकी साइड ले रही हो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था लेकिन वहीं रुक गया। मैंने यान से कहा यान तुम आगे जाओ। यान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? हम नोबल से नहीं लड़ सकते। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मैं बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा और एक जोरदार पंच मारा। मिंजिन सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसका सिर पकड़कर उसके गले पर डैगर रख दिया। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी के मुंह पर बकवास नहीं करते। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे फादर तुम्हें खत्म कर देंगे। मैंने शांत आवाज में कहा मेरे पास ना फादर है ना मदर, मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक जान है। मैंने डैगर और दबा दिया। चलो एक जान के बदले एक जान। मिंजिन रोने लगा। नहीं प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने ठंडे स्वर में कहा सॉरी बोलो। सॉरी जून, मुझे तुम्हारा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे फिर एक पंच मारा। मुझसे नहीं, उस लड़की से माफी मांगो। पूरी तरह टूट चुका मिंजिन उस लड़की की तरफ मुड़ा। मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी। उसके दोस्त उसे सहारा देकर वहां से ले गए। मैं उस लड़की के पास गया। मेरे लिए आवाज उठाने के लिए थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई। मैं सिम टैंग हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैं जून कैंग। मैंने उसे उठाया। वो कुछ पल झिझकी, फिर बोली जून क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? मैंने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुमने भी नोबल्स को नाराज कर दिया है। मिंजिन तुमसे रिवेंज ले सकता है। सिम ने कॉन्फिडेंस से कहा अगर डरते रहे तो लोग पूरी जिंदगी दबाते रहेंगे। मैं भी तुम्हारी तरह सामने से जवाब देना चाहती हूँ। फिर वो धीरे से बोली लेकिन मैं तो सिर्फ एक कॉमनर हूँ, शायद मैं तुम्हारी टीम पर बोझ बन जाऊँ। मैं मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा यही जवाब पसंद आया। सिम वेलकम टू आवर टीम। योन तुरंत बोला और मैं, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं मुस्कुराया। बिल्कुल तुम भी। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मुझे अभी तक गॉड कार्ड्स की बेसिक जानकारी भी ठीक से नहीं थी। अगर ऐसा ही रहा तो जीतना तो दूर, हम शुरुआत में ही हार जाएंगे। मुझे जितनी जल्दी हो सके सब कुछ सीखना होगा। मैं मन ही मन सोचने लगा। किताबों के मुताबिक स्पैड्स फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे आगे, हार्ट्स माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डायमंड्स क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन की पावर रखते हैं, क्लब्स कॉज और इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के नियम बदल सकते हैं। जैसा मैंने सोचा था। जोकर कार्ड के बारे में कहीं भी एक शब्द तक नहीं लिखा था। टूर्नामेंट में अब सिर्फ 7 दिन बाकी थे। हमारी टीम में केवल 3 लोग थे, मैं, योन और सेम। अगर हमें मिंजिन को हराकर डिवाइन रिलिक जीतना था तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। देखते ही देखते टूर्नामेंट का दिन भी आ गया। अनाउंसमेंट हुई, फ्रेशमैन असेसमेंट अब शुरू होने वाला है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाने वाली टीम विजेता होगी। सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं। हर स्टूडेंट के चेहरे पर जीतने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। अचानक हमारे पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन सर्कल चमक उठा। मैं बड़बड़ाया, मुझे अब भी टेलीपोर्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। मैं नीली रोशनी से बने पोर्टल की तरफ बढ़ा। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी, गॉड कार्ड एक्टिवेट किया जा रहा है, रैंडम एबिलिटी चुनी जा रही है। बधाई हो, आपको स्पेड किंग की शक्ति मिली है। स्पेशल एबिलिटी थंडर समन। इसकी ताकत आपके माना लेवल पर निर्भर करेगी। मेरी आंखें चमक उठी। स्पेड किंग, ये तो लगभग जीतने जैसा था। लेकिन अगले ही पल आवाज फिर आई, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड दोबारा जोकर कार्ड बन जाएगा। मैंने लंबी सांस ली। जैसा सोचा था, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने की इजाजत है। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस से योन की आवाज आई, जून तुम कहाँ हो? सिम भी बोली, मैं भी किसी आइलैंड पर हूँ लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए छिपी हुई हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं भी एक आइलैंड पर हूँ लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं है। योन बोला, बहुत बढ़िया, हम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं। सामने जो छोटी पहाड़ी दिख रही है उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, वहीं मिलते हैं। पहले सब इकट्ठा हो जाएं, फिर आगे की प्लान बनाएंगे। दोनों मान गए और संपर्क टूट गया। उसी समय जंगल की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैं तुरंत झाड़ियों में छिप गया। 2 लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। बैंगनी बालों वाला लड़का बोला, यंग मास्टर यो ने इस बार सच में पूरी तैयारी कर रखी है, पूरे इलाके में खबर फैला दी है। जो भी जून कांग को हराएगा उसे यो फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गुलाबी बालों वाला लड़का बोला, जून ने एकेडमी में यंग मास्टर की बेइज्जती की थी, अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। लेकिन सच कहूं, अगर हमारा सामना उससे हो गया तो उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मिंजिन, लगता है तुम सच में मुझे मरवाना चाहते हो। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं झाड़ियों से बाहर निकला और समुद्र किनारे चलने लगा। वहां मुझे एक मेटल चेस्ट दिखाई दिया, शायद इसमें कोई काम की चीज हो। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। आखिरकार एक अकेला शिकार मिल ही गया। मैं मुस्कुराया, अरे अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। मैं भी यंग मास्टर यो के लोगों में से हूँ। ये आइलैंड बहुत बड़ा है इसलिए रास्ता भटक गया था। लेकिन गुलाबी बालों वाले ने पहले ही अपना क्रॉसबो मेरी तरफ तान दिया। जून, क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? जिस दिन तुमने यंग मास्टर यो का चेहरा तोड़ा था
हम दोनों वहीं खड़े थे। अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मैं हंसा तो तुम लोग पुराने जान पहचान वाले निकले। अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ झपटा। मैंने अपना खंजर निकाला और दोनों के वीक पॉइंट्स पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर पड़े थे। मैं वापस मेटल चेस्ट के पास गया और उसे खोला। एक मैसेज दिखाई दिया, फ्लेम इम्यूनिटी पोशन। इसे पीने के बाद 1 घंटे तक आग से कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पोशन अपनी जेब में रख ली, बाद में काम आएगा। इसके बाद मैं पहाड़ी पर बने पुराने वुडन हाउस की तरफ बढ़ा। चारों तरफ समुद्र से घिरा यह आइलैंड साफ बता रहा था कि इस एग्जाम का मकसद स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर काफी समय से कोई नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मेरे कदम वहीं रुक गए। गोदाम के पीछे कई मम्मी जैसी आकृतियां खड़ी थीं। मैंने अपना खंजर मजबूती से पकड़ लिया। ये इंसान नहीं है, ये पपेट्स हैं। मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरी कलाई पर बंधी घड़ी बीप करने लगी। सिम पहुंच चुकी थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बिजली की तेजी से पलटा और खंजर सामने तान दिया। सामने वाला घबरा गया। अरे आराम से जून, मैं हूँ योन। उसी समय सिम भी दौड़ती हुई अंदर आई। वह तेज तेज सांस ले रही थी। शायद यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे काफी दूर दौड़ना पड़ा था। मैंने कहा, ठीक है, अब जब हम तीनों मिल गए हैं तो जिसे जो जानकारी मिली है सब शेयर करते हैं। योन अचानक मेरी तलवार को देखने लगा। रुको, तुम्हारी तलवार पर बना क्लब का निशान कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? ये तलवार मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। योन बोला, ड्रैगन नेशन में हर गॉड कार्ड का सिंबल किसी न किसी नोबल फैमिली का निशान होता है। स्पेड रॉयल फैमिली, डायमंड यो फैमिली, लेकिन क्लब नाम की किसी नोबल फैमिली के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। फिर वह हंस पड़ा। शायद ये किसी सड़क किनारे की दुकान से खरीदी गई सस्ती तलवार होगी। मैं तो एक पल के लिए सच में सोच में पड़ गया था। मैंने भी बात टाल दी शायद, लेकिन तभी मुझे याद आया, चेन शी भी पहले इस तलवार में दिलचस्पी दिखा चुकी थी। आखिर इस क्लब के निशान का मतलब क्या था? तभी सिम बोली, जून, यहाँ एक गन मिली है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बुलेट है। उसने एक मैप भी दिखाया। पूरा आइलैंड जंगल से भरा हुआ है। बीच में एक बड़ी लेक है। मैंने अपनी जेब से फ्लेम इम्यूनिटी पोशन निकाली। इसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी। योन बोला, रास्ते में मैंने सुना कि मिंजिन ने भी अपने लोगों को इसी वेयर हाउस की तलाशी लेने भेजा है, और एक बार काफी लोग बीच वाली लेक में गोता लगा रहे हैं। सुना है कि वहाँ कहीं एक सुपर चेस्ट छिपा हुआ है। हम वेयर हाउस की तलाशी पूरी करने के बाद लेक की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी धड़ाम, वेयर हाउस का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसी समय ऊपर से एक गोल्डन चेस्ट नीचे आ गिरा। तभी एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी, सॉवरेन ट्रायल शुरू होता है। पीछे खड़ी सारी मम्मीज और पपेट्स अचानक जिंदा हो गईं। उनके सड़े हुए मुंह खुल गए और वे सीधे हमारी तरफ दौड़ पड़ी। मैं तुरंत समझ गया, ये एक ट्रैप था। सब लोग अलग अलग हो जाओ। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से वे हमें घेर चुकी थी। मैंने अपनी डैगर एक मम्मी के सीने में घोंप दी। खून निकला, लेकिन वह फिर भी चलती रही। मैं जोर से चिल्लाया, इन पर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते। उधर सिम पूरी तरह घिर चुकी थी। तभी उसने अपना डायमंड गॉड कार्ड एक्टिवेट किया। डायमंड्स रिशेप ऑल 5 डायमेंशंस रिटर्न पाथ। अगले ही पल वह टेलीपोर्ट होकर सुरक्षित जगह पहुंच गई। सिम चिल्लाई, ये अनडेड मॉन्स्टर्स हैं, इन्हें सिर्फ फायर से ही मारा जा सकता है। मैं और योन लगातार पीछे धकेले जा रहे थे। योन चिल्लाया, उन्हें आग लगा दो, तुम्हारे पास फ्लेम इम्यूनिटी पोशन है, उसे पी लो और पूरा वेयर हाउस जला दो। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अगर मैंने यहाँ आग लगा दी तो तुम दोनों भी मर जाओगे। सिम बोली, जून तुम्हारी चिंता मत करो, अगर तुम बच गए तो हमारी टीम जीत जाएगी। मैंने दांत भींच ली, बस हम तीनों जिंदा बाहर निकलेंगे। फिर मैंने सिम की तरफ देखा, सिम उस गोल्डन चेस्ट के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाओ। लगातार लड़ते लड़ते उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने अपना कार्ड दोबारा इस्तेमाल किया, डायमंड्स रिशेप ऑल 5 डायमेंशंस रिटर्न पाथ। वह सीधे गोल्डन चेस्ट के ऊपर पहुंच गई। कुछ सेकंड बाद वह चिल्लाई, ये नहीं खुल रहा, इसे खोलने के लिए टीम कैप्टन की परमिशन चाहिए। फिर उसने जोर से कहा, इन सबको मेरी तरफ ले आओ, ये खून की गंध की तरफ आकर्षित होते हैं। इतना कहकर उसने अपनी ही बांह पर कट लगा लिया। वह मुस्कुराई, आओ तुम्हारा खाना तैयार है। सारी मम्मीज उसकी तरफ टूट पड़ी। यही मेरा मौका था। मैं उनके कंधों पर चढ़ता हुआ गोल्डन चेस्ट की तरफ दौड़ पड़ा। एक मम्मी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे जोरदार लात मारी और ऊपर पहुंच गया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, खुल जा। अचानक गोल्डन लाइट पूरे वेयरहाउस में फैल गई। चेस्ट खुल चुका था, उसके अंदर एक सेप्टर रखा था। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, ट्रायल कंप्लीट। अगले ही पल सारी ममीज और पपेट्स एक साथ जमीन पर गिर गई। हम भी थककर वहीं गिर पड़े। योन ने मुश्किल से उठकर मुझे थम्स अप दिखाया, कमाल कर दिया। मेरे हाथ में पकड़े सेप्टर से अजीब सी पावर निकल रही थी। तो यही है सोवेरेन ट्रायल का रिवॉर्ड। हम तीनों थककर पपेट्स के ढेर पर लेट गए। सिस्टम ने जानकारी दी, यह सेप्टर किसी भी टीम कैप्टन की लोकेशन तुरंत पता लगा सकता है और उसे 1 घंटे तक फ्रीज कर सकता है। तभी बाहर से बहुत सारे लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। योन घबराकर बोला, कोई आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं। वह तुरंत जमीन खोदने लगा। जून, जल्दी इस गड्ढे में छिप जाओ, हम तुम्हें इन लाशों के नीचे छिपा देंगे। उसी समय सिम ने मेरा जैकेट उतारकर खुद पहन लिया। नहीं, अगर इन्हें तुम नहीं दिखे तो इन्हें शक हो जाएगा। उन्हें एक जून दिखाई देना चाहिए। मैं हैरान रह गया। सिम, तुम? उसने योन की तरफ हाथ बढ़ाया। लाइटर मुझे दो। लाइटर हाथ में लेकर
वो हल्का सा मुस्कुराई। जून, तुमने कहा था एक छोटा सा लाइटर भी बड़ा मैजिक कर सकता है, आज मैं वही मैजिक दिखाऊंगी। इतना कहकर दोनों ने मुझे गड्ढे में छिपा दिया। ऊपर पपेट्स की लाशें डाल दी। सिम ने योन से कहा तुम भी अंदर चले जाओ, लेकिन योन ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर बाद दर्जनों अटैकर्स अंदर घुस आए। उनका लीडर चेहरे पर बड़े निशान वाला आदमी था। वह हंसते हुए बोला, जून आखिर मिल ही गया। यंग मास्टर योन से दुश्मनी लेकर कोई बच नहीं सकता। मैं लाशों के नीचे छिपा सब देख रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, मिंजिन खुद आने की हिम्मत नहीं हुई, अपने कुत्तों को भेज दिया। वह आदमी गर्जा, ज्यादा बातें मत करो, इसे खत्म कर दो। तभी सिम ने एक हाथ में लाइटर और दूसरे हाथ में बॉम्ब उठा लिया। वह मुस्कुराई, देखते हैं अब कौन आगे बढ़ता है। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो हाई कंप्रेस्ड बॉम्ब है। फिर उनमें से एक बोला, रुको, तुम जून नहीं हो, तुम कौन हो? सिम मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो तुम सबको नरक भेजने आई है। उसने बिना एक सेकंड गंवाए बॉम्ब की फ्यूज जला दी। बूम! पूरा वेयरहाउस भयानक धमाके से हिल उठा। सभी अटैकर्स हवा में उछल गए। मैं जोर से चीख पड़ा, अपना नहीं। मैं पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। योन, सिम, प्लीज जिंदा रहो। कुछ देर बाद योन धीरे धीरे मलबे से बाहर निकला। उसकी टांग में लोहे की मोटी रॉड ढसी हुई थी। वह दर्द से कराते हुए बोला, जून मैं चल नहीं सकता, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं नहीं बचूंगा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। योन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जून, मुझे मार दो, मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। मैंने जोर से सिर हिलाया। नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया। याद है उस रिवॉल्वर में एक आखिरी बुलेट बची थी, तुमने कहा था उसे सही समय के लिए बचाकर रखना। लगता है वो समय अब आ गया है। उसने रिवॉल्वर उठा लिया। भाई, यहाँ से जिंदा निकलना और ये टूर्नामेंट जीतना, मुझसे वादा करो। दाएं गोली चल गई। योन मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया। मैं धीरे धीरे मलबे से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। योन, सिम, मैं तुम दोनों का बदला लेकर रहूंगा। तभी काले कपड़ों में खड़ा एक आदमी मुझे देख लेता है। मैं बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंचा और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। मैंने मन ही मन कसम खाई, अब यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी मेरी पहचान या मेरी लोकेशन जानता है, उसे खत्म करना होगा। मैंने अपना सेप्टर निकाला और उसकी शक्ति एक्टिवेट कर दी। क्लब सॉवरेंस डिसेंट, मिंजिनियो को खोजो। मेरे सामने एक नीली स्क्रीन उभर आई। टारगेट सर्च। कुछ सेकंड बाद जवाब मिला, टारगेट फाउंड, लोकेशन सेंट्रल लेक। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अब मेरी बारी है।